हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 11th में बायोलॉजी में जो चैप्टर चल रहा था एंजाइम चैप्टर चल रहा था आपका एंजाइम। ओके, इस वीडियो का इस चैप्टर के मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करा चुकी हूँ। जो आपका ये चैप्टर है एंजाइम, इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एक आपका ताला चाबी परिकल्पना और एक प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इंग्लिश में लॉक की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। ठीक है, आपका क्वेश्चन आता है लॉन्ग में एंजाइम चैप्टर में से कि एंजाइम की क्रियाविधि बताओ, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। तो उसमें 2 हाइपोथेसिस होती हैं, एक लॉक की हाइपोथेसिस और एक इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। ये दोनों मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और लिंक सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। मैं पहले इसलिए करा देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करा देती हूँ, देन शॉर्ट नोट पे आती हूँ। ठीक, तो एंजाइम चैप्टर के आपके जो शॉर्ट नोट हैं वो हैं एंजाइम की विशेषताएं और एंजाइम की डेफिनेशन। 1 मार्क्स में कभी कभी आपका क्या होता है, एंजाइम की डेफिनेशन आती है, या फिर 3 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एंजाइम क्या है, इसकी विशेषता बताइए। और जिसकी विशेषता मीन्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हिंदी में बताओ, और मैम कोई कहता है इंग्लिश में बताओ। तो मैं आपको हर टर्म जो भी मैं हिंदी में लिखती हूँ उसको ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख देती हूँ, जिससे जैसे इंग्लिश में याद करना हो वो इंग्लिश में याद कर ले, जैसे हिंदी में याद करना हो वो हिंदी में याद कर ले। ठीक है, तो आपका अलग से क्वेश्चन भी आता है कि एंजाइम की विशेषताएँ बताओ। विशेषताएँ मीन्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। और ये अगर कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट को ये वीडियो देख रहा है तो ये इसके लिए भी इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि जूलॉजी में भी बीएससी में 3rd पेपर है, उसमें भी एंजाइम वाला चैप्टर है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के और आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम लिखनी है तो आप सेम पॉइंट्स लिख के आ सकते हो, बट ये वीडियो क्लास 11th के लिए है। ठीक है, तो एंजाइम क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो एंजाइम बॉडी की सेल से सिक्रीट होने वाले केमिकल सब्सटेंसेस को हिंदी में बोल रहे हैं हम रासायनिक पदार्थ हैं। ठीक है, एंजाइम क्या है, हमारी बॉडी से सिक्रीट हो रहे हैं, स्त्रावित हो रहे हैं, और क्या है, केमिकल सब्सटेंस मीन्स रासायनिक पदार्थ हैं। एंजाइम की खोज सबसे पहले कुह ने, मैंने हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, कुह ने, KUHNE, कुह ने यीस्ट सेल मतलब यीस्ट कोशिकाओं में की थी। सबसे पहले जाइमेज, ये ZYMAS लिखा है, जाइमेज एंजाइम को अलग किया गया था। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि आपका जो सबसे पहला एंजाइम जो था जो अलग किया गया है वो कौन सा था, तो जाइमेज। और किस चीज़ से अलग किया था, यीस्ट कोशिकाओं से। इंग्लिश में यीस्ट सेल और हिंदी में यीस्ट कोशिकाएं, मैं इसे ब्रैकेट में कर देती हूँ, में की थी, में अलग किया गया था। एंजाइम सेल से निकलने वाले प्रोटीन नेचर के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जो हमारे एंजाइम्स हैं वो सेल से निकलने वाले, हमें पता है सेल से निकल रहे हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं। हमने ऊपर पढ़ लिया है कि हमारी बॉडी के सेल से स्त्रावित या फिर सिक्रीट होने वाले केमिकल सब्सटेंसेस हैं एंजाइम, जिनका नेचर कैसा होता है, प्रोटीन नेचर के। तो अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछे कि जो एंजाइम है वो कैसे नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के, और कैसे होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी सेल्स से सिक्रीट हो रहे हैं या फिर स्त्रावित हो रहे हैं। ठीक है, कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मीन्स उत्प्रेरक। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कैटालिस्ट लेते हैं हम, उत्प्रेरक लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन के में, तो इसमें क्या है, बायोलॉजिकल में जैविक उत्प्रेरक मीन्स बायोलॉजिकल रिएक्शंस में या फिर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हिंदी में जैविक उत्प्रेरक की तरह यूज़ करते हैं। तो एंजाइम की डेफिनेशन अगर आपकी 2 नंबर में आती है या फिर आपसे ओरल एग्जामिनर भी पूछते हैं तो आप बताओगे कि जो एंजाइम है वो हमारी बॉडी की सेल से सिक्रीट होने वाले केमिकल सब्सटेंसेस हैं। और सबसे पहले कुहने ने जो यीस्ट सेल होती है उसमें से सेपरेट किया, किसको, जाइमेज एंजाइम को। और जो हमारे एंजाइम है वो प्रोटीन नेचर के केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ये हो गया आपका एंजाइम की डेफिनेशन। और एंजाइम कैसे यूज़ होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में, जैविक उत्प्रेरक की तरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस चैप्टर में से आपका सबसे ज़्यादा जो मैंने 2 हाइपोथेसिस कराई हैं, लॉक एंड की
ताराचाबी और प्रेरित असंजन सिद्धांत, वो दोनों लॉ और ये दोनों हाइपोथेसिस इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक बार लिंक देख लें, सब चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम आएगा आपका 3 नंबर में, तो आपको इसमें 7 पॉइंट लिख कर आने हैं। फर्स्ट पॉइंट है एंजाइम सेल्स के द्वारा स्त्रावित होते हैं। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है कि एंजाइम सेल्स मतलब कोशिका के द्वारा स्त्रावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम जैविक रासायनिक अभिक्रिया में एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जैविक उत्प्रेरक की तरह यूज़ हो रहे हैं। तो एंजाइम जैविक रासायनिक अभिक्रिया मीन्स बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट की तरह यूज़ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई एग्जामिनर भी पूछें कि जो हमारा एंजाइम है वो किस तरह यूज़ हो रहा है और कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैविक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है मीन्स बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम यूज़ होते हैं एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, एज ए जैविक उत्प्रेरक, या फिर हिंदी में बताऊँ तो जैविक रासायनिक अभिक्रिया में हमारे जैविक उत्प्रेरक यूज़ होते हैं जो होते हैं हमारे एंजाइम। ठीक है, तो जैविक रासायनिक अभिक्रिया में कैटालिस्ट की तरह यूज़ होते हैं। कौन यूज़ होते हैं? एंजाइम्स। थर्ड पॉइंट है ऑल एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं। ऑल एंजाइम मतलब जितने भी एंजाइम है, प्रत्येक एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, बट राइबोसोम ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। एक एक्सेप्शन है कि सभी एंजाइम तो प्रोटीन नेचर के हैं, लेकिन एक राइबोसोम एंजाइम जो है वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का, मीन्स नेचर का होता है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। तो राइबोसोम जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का है, वरना सारे ऑल एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। और राइबोसोम मैंने आपको लॉन्ग में पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एंजाइम बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपयोगी होते हैं या फिर यूज़फुल होते हैं, मतलब एंजाइम की बहुत स्मॉल क्वांटिटी ही क्या होती है? सफिशिएंट होती है। बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपयोगी होते हैं। बहुत सूक्ष्म मीन्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इनको यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? किसी भी जैविक रासायनिक अभिक्रिया में। फिफ्थ पॉइंट है एंजाइम की गुड एक्टिविटी। गुड एक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता, अच्छी क्रियाशीलता। गुड एक्टिविटी मैंने हिंदी में भी लिख दिया। क्रियाशीलता के लिए एक डेफिनिट टेम्परेचर, डेफिनिट मतलब एक निश्चित ताप, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जो 30 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुत बार कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो किस टेम्परेचर पर क्रियाशील होते हैं या फिर किस टेम्परेचर पे वो डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाते हैं और किस टेम्परेचर पे वो इनएक्टिव होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गुड एक्टिविटी मतलब जो हमारे एंजाइम हैं अगर वो 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वो बिल्कुल क्रियाशील रहेंगे, अच्छे से क्रियाशील रहेंगे। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा बढ़ गया टेम्परेचर तो क्या होगा? जो हमारे इससे अधिक टेम्परेचर पर एंजाइम डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो जाते हैं। और अगर हमारा 30 से या 50 से कम हो गया, 30 से नीचे हो गया टेम्परेचर, तो जो हमारे एंजाइम है वो बिल्कुल इनएक्टिव रहेंगे, उनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा कम होगी। तो आपको ये पॉइंट ऐसे याद रखना है कि 30 से 50 तक बहुत अच्छे से क्रियाशील है कौन? एंजाइम। और 50 से ज़्यादा होने पर क्रियाशील नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कम होने पर बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम की एक्टिविटी, क्रियाशीलता उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। मतलब जो भी एंजाइम क्रियाशील है, कितना एक्टिव है एंजाइम, वह उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। 7th पॉइंट है लास्ट, प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच पर वर्क करते हैं। मतलब एंजाइम जो है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, एक डेफिनेट पीएच पर वर्क करते हैं। लाइक सलाइवा जो हमारे मुंह में होता है, लार जिसे बोलते हैं, सलाइवा उसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी में सलाइवा। ठीक है, सलाइवा का एंजाइम 6.8 to 7.2 pH पर वर्क करता है। ये आपका एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारा सलाइवा है वो कितने pH पर वर्क करता है, तो 6.8 to 7.2। और जो भी चीज़ें आप मतलब एग्ज़ाम में लिखोगे, जैसे आपने ये लिखा कि एक्सेप्शन जो चीज़ें हैं या फिर ये जो नंबर होते हैं कि किस टेम्परेचर पर एंजाइम वर्क कर रहा है या फिर किस pH पर वर्क कर रहा है, तो
तो ये सब आपको अंडरलाइन करके आने हैं एग्ज़ाम में, जिससे जब आपका एग्जामिनर पॉइंट पढ़े तो वो जो अंडरलाइन वर्ड है उसे पढ़ के ही समझ जाए कि आपको याद है या फिर आपको पता है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे पहले आपको एंजाइम क्या है, इसकी विशेषता, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं कि एंजाइम क्या है, एंजाइम की क्रियाविधि बताओ। तो एंजाइम क्या है उसकी डेफिनेशन ये हो गई, और क्रियाविधि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए या फिर लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इस तरह से भी आ सकता है, या फिर 3 नंबर में ओनली आ सकता है कि एंजाइम की विशेषता बताओ। तो विशेषताओं आप हेडिंग डालेंगे और ये पॉइंट्स लिखकर आ जाएंगे 3 नंबर में। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो एंजाइम क्या होते हैं, हमारी बॉडी से सेल्स हैं, बॉडी में सेल्स जो सिक्रीट होने वाले केमिकल सब्सटेंस हैं जो प्रोटीन नेचर के होते हैं। सबसे पहले कौन सा अलग किया गया हमारा एंजाइम, जाइमेज। किससे किया, यीस्ट सेल से। और किसने किया, कूने ने। ठीक है। और विशेषताएं क्या थी कि ये जैविक रासायनिक अभिक्रिया में बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह यूज़ होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन नेचर के हैं, लेकिन राइबोसोम ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का है। एंजाइम बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, और इनकी गुड एक्टिविटी के लिए डेफिनेट टेम्परेचर है 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज़्यादा पर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इससे कम पर क्या होगा, क्रियाशील, मतलब इनएक्टिव। आप इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो कि 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तो ये हैं एक्टिव, ठीक है। और इससे कम ताप पर, 50 से कम ताप पर क्या है, ये डिस्ट्रॉय, इनएक्टिव है। और 50 से अधिक ताप पर क्या है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वैसे आप इसे इस चार्ट के थ्रू भी याद कर सकते हो, नहीं तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आप याद सकते हो 30 से 50 तक क्रियाशील होंगे, उससे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और 30 से कम होने पर इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। और एक डेफिनेट पीएच पर वर्क करते हैं एंजाइम्स, और सलाइवा का 6.8 to 7.2 पर वर्क करता है। तो इस चैप्टर जो आपका एंजाइम चैप्टर था, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पहले आप ये वाले टॉपिक्स लिखेंगे, फिर एंजाइम की क्रियाविधि लिखेंगे, और इस चैप्टर में आपके अभी कारक और बचे हैं कि एंजाइम को कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।